तो विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज एक कक्षा 12वीं अंशों का निर्गमन इशू ऑफ शेयर पढ़ा रहा हूं। नवोध पुस्तक की क्वेश्चन नंबर 3, नवोध का क्वेश्चन नंबर 3 बताया हूं। कल तो बताया था कुछ, आज इसमें और बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंपनी ने 10,000 अंश प्रत्येक 10 रुपये का है निर्गमित करने के लिए प्रविवरण जारी किया, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से होना है। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 5 रुपये। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जनरल प्रविष्टियां यह मानते हुए कीजिए कि अंशों पर देय समस्त रकम प्राप्त हो गई। आवश्यक खाते एवं चिट्ठा भी बनाइए। तो मैं आप लोगों के लिए एक जनरल बनाया हूं। आवेदन पर 3, आवंटन पर 2 है और 10,000 अंश है। तो आवेदन के लिए पहला है बैंक खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता से 10 दिया 30,000 30,000 आवेदन राशि प्राप्त होने पर। दूसरा है यही आवेदन राशि अंश पूंजी खाता में ट्रांसफर करना है, इसलिए अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 30,000 30,000 आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। दूसरा है आवंटन का 2 रुपये है, तो अंश आवंटन खाता डेबिट 20,000, 10 दूनी 20,000, अंश पूंजी खाता से 20,000 अंशों का आवंटन करने पर या आवंटन राशि प्राप्त होने पर। चौथा है ये आवंटन राशि मिल गई, इसलिए बैंक खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से 20,000 20,000 वही रकम होगा आवंटन राशि प्राप्त होने पर। इसके बाद है प्रथम एवं अंतिम याचना पर 5 रुपये है, तो अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता डेबिट 50,000, अंश पूंजी खाता से 50,000। 10,000 से 5 का गुणा करेंगे तो 50,000 आता है। फिर ये याचना राशि मिल गई, इसलिए बैंक खाता डेबिट, अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता से 50,000 50,000 याचना राशि प्राप्त होने पर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल बनता है 2 लाख 2 लाख। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, तो बैलेंस शीट ये बना है चिट्ठा। इस तरह से नया कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार चिट्ठा इस तरह से बनता है। कंपनी का चिट्ठा जैसे कि साझेदारी में चिट्ठा हम लोग बनाए वैसे नहीं बनता है, ये ऐसे बनता है। अभी इसका कुछ अंश दिया हूं। समता एवं दायित्व, दायित्व पक्ष है ये, इसमें है सरल क्रमांक, विवरण, नोट नंबर, राशि, और एक राशि रहता है, मैं एक ही राशि लिखा हूं। तो समता एवं दायित्व, इसके अंतर्गत पहला है अंशधारी कोष। अंशधारी कोष के अंतर्गत अंश पूंजी है, 10,000 अंश है, प्रत्येक 10 रुपये वाले। कितना होता है? 1 लाख रुपये। 10,000 गुणा 10 करेंगे तो 1 लाख बनता है। दायित्व पक्ष का 1 लाख बना, इसको जोड़ दिया यहीं। नीचे बनता है संपत्तियां। संपत्तियां में रोकड़ चालू संपत्ति है, इसलिए चालू संपत्ति, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य। रोकड़ आया बैंक में, यहाँ माने कंपनी में क्या आ गया? रोकड़ आया। इन अंशों को जारी किए तो रोकड़ आया ना, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट लिखा हुआ है, तो सभी बैंक को जोड़ेंगे तो 1 लाख रुपए बनता है। तो रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य करके 1 लाख, और इसका अलग यहाँ टोटल कर देते हैं 1 लाख। इस तरह से आपका ये चिट्ठा बनता है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को इससे आगे चलता हूं थोड़ा। एक कंपनी में अल्प अभिदान होता है और एक अति अभिदान होता है। तो अल्प अभिदान, ये है अल्प अभिदान। अल्प अभिदान उसे कहते हैं जब कंपनी जितना अंश निर्गमन करती है उससे कम अंशों के लिए जनता से आवेदन पत्र कंपनी को प्राप्त होता है, उसे कहते हैं अल्प अभिदान। कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से कम अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होना अल्प अभिदान कहलाता है। जैसे 10,000 कोई अंश जारी किया कंपनी, लेकिन आवेदन पत्र आए कितने के? 8,000 अंश खरीदने के लिए आवेदन पत्र आए, तो कम आया। 10,000 निर्गमन किया है लेकिन आया कितना आवेदन? 8,000, तो कम आया। इसी स्थिति को कहा जाता है अल्प अभिदान। ठीक है, दूसरा होता है अति अभिदान। दूसरा होता है अति अभिदान। अति अभिदान इसका ठीक उल्टा होता है। कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होना। कंपनी द्वारा
निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होना अति अभिदान कहलाता है। जैसे 10,000 अंश जारी किया, 10,000 अंश जारी किया, लेकिन आवेदन आया 12,000 अंशों के लिए, आवेदन पत्र आ गए 12,000 अंश खरीदने के लिए। तो कंपनी ने 10,000 जारी किया था, लेकिन आवेदन आ गया कितना? 12,000, तो 2,000 ज्यादा आ गया। उसी को अति अभिदान बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहा जाएगा? अति अभिदान। तो जब अति अभिदान होता है, यानी कि आवेदन की रकम ज्यादा आ जाती है कंपनी में, मान लीजिए 10 रुपये का अंश है, उसमें आवेदन में मान लीजिए 3 रुपये है, तो 10 या 30,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन आया कितना? 12,000 अंश का पैसे आ गए ना आवेदन में, तो 12 या 36,000 रुपये आ गए। रुपये भी तो ज्यादा आ गए। ठीक है, तो जो 6,000 रुपये ज्यादा हुआ, उसका दो तरह से कंपनी प्रयोग कर सकती है। या तो 6,000 रुपये ज्यादा आया, उसको वापस कर सकती है, अंशधारियों को वापस कर सकती है, ऐसे प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है, यदि कंपनी अधिक रकम को वापस नहीं करती है, तो उसे बैंक कंपनी में रख लेती है और आवंटन की राशि में उसको समायोजित कर दी जाती है, ताकि आवंटन की राशि की मांग करेगा उस समय उस रुपये का समायोजन कर देगा। यानी कि आवंटन का जो रकम मिलेगा उसमें उतने रुपये कम मिलेंगे। आ रहा है समझ? ठीक है, इस तरह से इसका दो तरह से प्रयोग करती है। तो जब वापस करे, कंपनी वापस कर देती है अधिक रकम को, तो उसका एंट्री होता है अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाता से, अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाता से। और जब वापस ना करके आवंटन में समायोजित करना चाहे, समायोजन करे, तो एंट्री होती है अंश आवेदन खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। इस तरह से उसकी एंट्री होती है। दूसरी बात, इसमें रोकड़ बही भी बनाने बोलता है। चिट्ठे के साथ साथ कंपनी क्या बनाने बोलता है? रोकड़ बही। तो रोकड़ बही जब बनाने बोल रहा है प्रश्न, तो इसका अर्थ यह है कि सीधे सीधे कंपनी रोकड़ बही में एंट्री करता है। जो बैंक कॉलम बैंक खाता डेबिट बैंक खाता डेबिट बैंक खाता डेबिट होता है ना, वो सीधे रोकड़ बही में एंट्री होता है, ऐसे सामान्य नहीं होता। जैसे यहाँ बैंक खाता डेबिट है अंश आवेदन खाता से, तो ये एंट्री नहीं होगी, ये एंट्री नहीं होगी। जब रोकड़ बही बनाने बोला है तो ये एंट्री नहीं होगी। कौन सी एंट्री होगी? अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, ये एंट्री होगी। जो अंश पूंजी खाता में ट्रांसफर वाला एंट्री है वही एंट्री होगी, और बैंक से संबंधित एंट्री को नहीं करना है। उसके लिए रोकड़ बही बना के बताना है। उसके लिए उस प्रश्न के लिए रोकड़ बही बना करके बताना होगा। समझ आ रहा है? आप लोगों को समझ आना चाहिए। जब रोकड़ बही बनाने बोला, इसका मतलब रोकड़ बही में सीधा प्रविष्टि करने बोल रहा है। तो जब हम जनरल और जनरल एंट्री भी पूछा है, तो जनरल एंट्री में जो बैंक खाता डेबिट है वो एंट्री नहीं करेंगे, दूसरी एंट्री को करेंगे, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, ये वाला एंट्री होगा। इसी प्रकार आवंटन में चलते हैं, अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, ये होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से, ये बैंक वाला एंट्री सीधे रोकड़ बही में होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अंश याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, ये तो करेंगे, लेकिन बैंक खाता डेबिट अंश याचना खाता से, ये वाला एंट्री नहीं होगी, वो सीधा रोकड़ बही में होगा। ठीक है, उसको भी लिख दिया हूं। जब रोकड़ बही में सीधा प्रविष्टि करने कहा जाए तो बैंक से संबंधित प्रविष्टियां नहीं की जाती हैं, केवल अंश पूंजी में हस्तांतरित प्रविष्टि की जाती है। आ रहा है समझ? इसी तरह का नवोद की पुस्तक में है, ये आपका नवोद का 3 नंबर तो ये है, और 7 नंबर ये है, 7 नंबर ये है नवोद की पुस्तक का। नवोद की पुस्तक के 7 नंबर में प्रश्न है, सीता लिमिटेड कंपनी ने 50,000 समता अंश जो 10 रुपये वाले निम्नांकित शर्तों पर निर्गमित किए। आवेदन पर 1 रुपये, आवंटन पर 4 रुपये और शेष प्रथम याचना पर, और शेष बोला
माने एक अंश का दाम बताया 10 रुपये, तो एक तो आवेदन में गया और 4 आवंटन में, कुल मिला के 5 रुपये हुए, बचे कितने रुपये? 5। तो वही शेष प्रथम याचना पर बोला, माने 5 रुपये याचना पर है। याद रहे आप लोगों को, ऐसे गिनती गिनना है। 10 रुपये का एक अंश है, एक आवेदन पर गया, 4 रुपये आवंटन पर गया, कितने हुए? 5 रुपये, और शेष याचना पर। तो 10 पुराने के लिए कितना चाहिए? 5 रुपये और चाहिए, तो वो 5 रुपये याचना का है। ठीक है, अब देखते हैं 70,000 शेयरों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 70,000 अंश खरीदने के लिए आवेदन आ गया, अति अभिदान आ गया। क्या हो गया? अति अभिदान। कंपनी ने निर्गमन किया कितना? 50,000 अंश। आवेदन आ गए कितने? 70,000। 20,000 रुपये, 20,000 अंश का आवेदन रकम ज्यादा आ गया। 1 रुपये आवेदन पर है, 50,000 रुपये आना था, आ गया कितना? 70,000 रुपये आया आवेदन में, तो 20,000 रुपये ज्यादा आया। क्योंकि कंपनी जितना अंश निर्गमन करी है उससे ज्यादा आवंटन नहीं कर सकती। जितना अंश जारी करेगी उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको पंजीकृत कराना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा बांट नहीं सकती। जितना निर्गमन किया है उससे ज्यादा नहीं बांट सकती। तो 70,000 आया है, तो 70,000 का 1 रुपये का भाव, आवेदन कितने हैं? 1 रुपये का है, तो 70,000 रुपये आवेदन में आया, जबकि आना था कितना? 50,000। 70,000 आया, तो 20,000 ज्यादा आया, अति अभिदान है, तो 20,000 ज्यादा आया। उसका कंपनी क्या किया है बताएगा। 20,000 अंशों के लिए जिन्होंने आवेदन किया था को आवंटन नहीं किया गया और उनकी आवेदन राशि वापस की गई, वापस कर दी गई बोलता है। तो वापस कर दी गई, तो उस समय ये एंट्री करेंगे वापस करने का। ठीक है, अंश आवेदन खाता डेबिट, बैंक खाता से 20,000 ऐसे हो जाएगा। शेष अंशों को कंपनी द्वारा आवंटन किया गया, देय तिथि पर सभी राशियां प्राप्त हो गई। जनरल प्रविष्टियां दीजिए। यदि रोकड़ बही में सीधा लेखा किया जाता है, तो सीधा लेखा किया जाता है माने बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता क्रेडिट वाला एंट्री नहीं होगा, केवल अंश पूंजी खाता में हस्तांतरित करने वाला एंट्री होगी। तो मैंने ये एंट्री किया है सीता कंपनी के पुस्तक में जनरल। पहला, अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 70,000 70,000, क्योंकि इसके पहले एंट्री होता बैंक खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता से 70,000, लेकिन उसके लिए रोकड़ वही बनाया हूं। ठीक है, तो वो एंट्री नहीं होगी। अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 70,000 70,000। इसके बाद आवंटन 4 रुपये का है। अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 50,000 से गुणा करेंगे। 50,000 गुणा 4 बराबर 2 लाख होता है। 50,000 गुणित 4 करेंगे तो 2 लाख बनता है। ये एंट्री होगी, लेकिन इसके बाद वाली एंट्री नहीं होगी। बैंक खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से, वो वाला एंट्री नहीं होगा, वो सीधा रोकड़ बही में एंट्री होगी। इसके बाद तीसरा याचना का है, अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 5 रुपए का पड़ा, तो 5 पचे 25, 2,50,000 रुपये का बनता है। ये 2,50,000 का ये एंट्री होगी। लेकिन इसके बाद जो एंट्री होती है बैंक खाता डेबिट, अंश प्रथम याचना खाता से, वो नहीं होगी, वो सीधा यहां किए हैं। ठीक है, आया समझ? तो इस तरह से ये एंट्री बनती है और इसका टोटल होता है 5,20,000 5,20,000। इसके बाद रोकड़ बही बनाए। रोकड़ बही बनाए तो क्या एंट्री हुआ शुरू? बैंक खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता से, तो यहां बैंक खाता तो बना ही रहे, तो बैंक का नाम लिखेंगे, रोकड़ बही के डेबिट में लिखेंगे अंश आवेदन खाता से 70,000 मिला होगा। फिर अंश आवंटन खाता से कितना मिला? 2 लाख मिला, ये लिखेंगे। फिर अंश याचना खाता से 2.5 लाख, क्योंकि ये बैंक वाला एंट्री है। बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से 70,000, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से 2 लाख, बैंक खाता डेबिट अंश याचना खाता से 2.5 लाख। ये एंट्री सीधे यहाँ प्रपंजी हो गया, खतौनी हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ? ये इतना, तो ये होता है 5,20,000। फिर जो 20,000 रुपये वापस किया उसकी एंट्री क्या हुई होगी? अंश आवेदन खाता डेबिट, बैंक खाता से, अंश आवेदन खाता डेबिट, बैंक खाता से। तो रोकड़ खाता के क्रेडिट में, रोकड़ बही के क्रेडिट में लिखेंगे अंश आवेदन खाता को 20,000। कितना? 20,000।
अब ये 5,20,000 डेबिट का टोटल हुआ, तो खाते बंद करना है, इसलिए शेष निकाले तो 5 लाख शेष आया। 5,20,000 में 20,000 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 5 लाख। तो शेष ले गए करके 5 लाख और दोनों तरफ का योग बराबर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सवाल बनता है। आया समझ? यदि मेरा पढ़ाना समझाना आपको समझ आता होगा, पसंद आता होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है, आ रहा है समझ? तो ये इस तरह से है। फिर मैं एक और सवाल और देखता हूं। कंपनी अपने अंशों को 3 मूल्य पर निर्गमन करती है। निर्गमन मूल्य पहला सम मूल्य पर, ठीक है, सम मूल्य पर, और दूसरा प्रीमियम मूल्य पर, तीसरा बट्टे मूल्य पर। ठीक है, सम मूल्य का मतलब है ये एट पार है, अंश का जो वास्तविक कीमत है उसी कीमत पर जारी करना। सम मूल्य पर, उदाहरण के लिए एक अंश का कीमत 10 रुपये है तो इसको 10 रुपये में ही जारी करना, जनता को देना 10 रुपये में, सम मूल्य पर। प्रीमियम मूल्य पर, जब अंश का कीमत 10 रुपये है तो 12 रुपये में निर्गमन करना। कितने रुपए निर्गमन करना? 12 रुपये। तो 2 रुपये प्रीमियम बना, 2 रुपये ये प्रीमियम है। बट्टे मूल्य पर, जब 10 रुपये के अंश को 8 रुपये में निर्गमन करना तो 2 रुपये बट्टा कहलाएगा। तो कंपनी ये तीनों मूल्य पर निर्गमन करती है। सम मूल्य वाला सवाल तो अभी मैंने बता दिया, वैसे ही सारे बनेंगे, केवल प्रीमियम को ध्यान में रखना है, बट्टा को ध्यान में रखना है। प्रीमियम का लेखा हमेशा क्रेडिट होता है। प्रीमियम का लेखा क्रेडिट होता है और हमेशा आवंटन के साथ ही किया जाता है। परंतु प्रश्न कुछ कहे तो उसी आधार पर एंट्री होगी। ठीक है,
और प्रश्न मौन है तो किसमें होगा? आवंटन के साथ। जैसे हम करते हैं ना, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। तो यहीं पर एक और बढ़ा देना है, अंश निर्गमन पर प्रीमियम खाता से। ऐसे क्रेडिट होता है, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, अंश निर्गमन पर प्रीमियम खाता से। इस टाइप से एंट्री होता है। यदि प्रश्न बोलता है आवेदन में भी प्रीमियम है तो उसमें भी करेंगे, अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, अंश प्रीमियम खाता से। याचना में भी बोले कि याचना में भी दिया है प्रीमियम, तो अंश याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, अंश प्रीमियम खाता से। ऐसे होगा, लेकिन प्रीमियम का लेखा हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। आया समझ? तो देखते हैं सवाल। नवबोध का 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर देखते हैं। श्याम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 समतांश 105 रुपये की दर से निर्गमित किए। 100 रुपये के अंश को 105 में बेच रहा है, माने प्रीमियम में बेच रहा है, जिन पर 20 रुपये आवेदन पर, 35 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित, वो प्रीमियम के साथ ही जुड़ा हुआ है। 35 रुपये में 5 रुपये प्रीमियम है, 30 रुपये प्रथम याचना और शेष द्वितीय याचना पर देय है। सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तक में जर्नल के लेखा कीजिए। तो ये जो 35 रुपये बोला है, इसका 5 रुपये आवंटन का है। आप जोड़ लो, 105 होता है, 20 और 35 55, 55 और 30 कितना होगा? 85 है ना। 85 और द्वितीय याचना के लिए 20 रुपया है, तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी एंट्री है। तो इसकी एंट्री कैसे होता है बता रहा हूं मैं आपको। दिनांक, विवरण, राशि डेबिट, राशि क्रेडिट। ये खाता पृष्ठ है, श्याम लिमिटेड। श्याम लिमिटेड के पुस्तक में जर्नल। ठीक है, तो पहला एंट्री होगा बैंक खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता से। 20 रुपये है, 5000 अंश है, आवेदन का 20 रुपये है, 20 पंचे 100, 1 लाख रुपये बनता है। आवेदन राशि प्राप्त होने पर। दूसरा एंट्री, अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। यही 1 लाख
आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित। तीसरा आवंटन का है 35 रुपये, इसका 5 रुपये क्या है, प्रीमियम का है। अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से अंश निर्गमन पर प्रीमियम खाता से, ऐसे एंट्री होगी। तो 35 रुपये के भाव थे, अंश आवंटन डेबिट करेंगे। 35 में 1.5 लाख, 1,75,000, 1,75,000। तो 30 में ये 1.5 लाख बनता है, 1,50,000। अंश पूंजी का दाम 30 रुपये है, 5 रुपये प्रीमियम है। 35 रुपये में 30 रुपये अंश पूंजी का दाम है, अब 5 रुपये प्रीमियम का है, तो प्रीमियम से 5 बचे 25,000। ये हो गए 1,75,000। आवंटन राशि देय होने पर, चौथा ये मिल गए, ये पैसे मिले तो पूरा 1,75,000 मिलेगा। बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से 1,75,000। पांचवा है प्रथम याचना 30 रुपये है, अंश प्रथम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से 5 × 15, 1,50,000। 50,000 का गुणा करते जाएंगे ना रुपये से, अंश प्रथम याचना राशि प्राप्य होने पर, नहीं मिला है इसका मतलब अभी मिलेगा। बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम याचना खाता से, यही 1.5 लाख। प्रथम याचना राशि प्राप्त होने पर, ठीक है। सातवां है द्वितीय याचना 30, 20, 50, 30, 80, 20 रुपये का है। कितने का है? 20 रुपये का। 100 पुराना है तो अंश द्वितीय याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से
20 रुपये है, 5 दूनी 10, 1 लाख रुपये बनता है। 50,000 को 20 करेंगे तो याचना राशि प्राप्य होने पर, हुआ नहीं है, मिलेगा, अभी मिलेगा। बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट अंश द्वितीय याचना खाता से 1 लाख। द्वितीय याचना राशि प्राप्त होने पर, ये ऐसे एंट्री होगी इसकी। यहां पर आपको ध्यान रखना है, आवंटन के समय ही प्रीमियम क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसका टोटल होगा 10,50,000, 10,50,000, ये योग है जनरल का, ठीक है भाई। ये सवाल ऐसे बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर दूसरा टाइप से बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है।